दोस्तों, आज मैं अपने सीरीज द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक्स ऑन वर्ल्ड लिटरेचर एंड कल्चर के 13वें एपिसोड को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज मैं 4 उपन्यासों और एक नॉन फिक्शनल किताब का जिक्र करूंगा। जो पहला उपन्यास है उसका नाम है ईयर ऑफ वंडर्स। इसे जेरेल्डाइन ब्रुक्स ने लिखा है, जो कि ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं। ये किताब 2001 में छपी थी। दरअसल ये एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। ये घरेलू काम करने वाली महिला अन्ना फ्रिथ के नजरिए से लिखा गया उपन्यास है कि वो कैसे रहती है, क्या क्या करती है अपने लोगों को बचाने के लिए। जब 1666 में उसके गांव में प्लेग फैल गया था तो उसने किस तरह से जी तोड़ मेहनत करके उन लोगों को बचाया था। यह उपन्यास 1665 के समय से शुरू होता है, जब अन्ना फ्रिथ एक दर्जी को अपना किराएदार बनाती है। दर्जी का नाम जॉर्ज रेमिंगटन विकार्स है। कुछ दिनों बाद उस दर्जी के पास लंदन से एक कपड़ों का पैकेट, कपड़ों से भरा हुआ पैकेट आता है। तो जॉर्ज जब उसे खोलता है तो उसको हाई फीवर हो जाता है, जो कि ब्यूबोनिक प्लेग जैसे लक्षणों वाला होता है। अन्ना फ्रिथ उससे कहती है कि वो अपने सभी सामानों को जला दे ताकि ये बीमारी ज्यादा ना फैले, पर वो उसकी बात नहीं मानता है और मर जाता है। उसके मरने के बाद उसका एक क्लाइंट आता है। अन्ना फ्रिथ उससे भी कहती है कि ये सामान न ले जाए, लेकिन वो मानता नहीं है और वो अपना सामान जो दर्जी को उसने ऑर्डर किया था वो उठा कर ले जाता है। अगले कुछ हफ्तों में अन्ना का पड़ोसी जो जॉर्ज विकार्स का मालिक होता है और उसके 2 बच्चे और गांव के कुछ लोगों को भी प्लेग हो जाता है और वे सभी मर जाते हैं। इन मौतों के लिए लोग अंधविश्वास में प्लेग को नहीं, गांव की एक विधवा मैम गाउडी और उसकी भतीजी एनी गाउडी को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि ये चुड़ैलें हैं और इनके प्रकोप से ही ये बीमारी पूरे गांव में फैल रही है और लोग मर रहे हैं। अंधविश्वास के चलते गांव के लोग उनको मार देते हैं। गांव को मुखिया कह लीजिए या प्रशासक कह लीजिए या पादरी कह लीजिए, मिस्टर माइकल मेम्पेलियन गांव वालों को यह सलाह देते हैं कि वे सभी अपने आप को क्वारंटीन कर लें ताकि प्लेग और ना फैल पाए। गांव के कुछ अमीरों को छोड़कर बाकी सब उसकी बात मान लेते हैं। अमीरों को तो हमेशा ये लगता है कि वो सर्वशक्तिमान है और बीमारी या महामारी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। कुछ ही महीनों में अन्ना और रेक्टर पत्नी एलिनोर, रेक्टर मतलब पादरी कह लीजिए या मुखिया कह लीजिए, प्रशासक कह लीजिए, की पत्नी एलिनोर जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना सीख जाती है, मतलब अन्ना और एलिनोर, और गांव में मिडवाइफ्स की तरह काम करने लगती हैं। लोगों को बचाने की कोशिश करती हैं, उनकी सेवा करती हैं और काफी लोगों को वो बचा भी लेती हैं। इसी प्रक्रिया में दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। अब वे मालकिन और नौकरानी नहीं, दोस्त की तरह व्यवहार करती है। एलिनोर बताती है कि हाई सोसाइटी में पैदा होने के बावजूद भी उसने एक मामूली पादरी से शादी इसलिए कर ली थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी गरीब मजलूमों की सेवा कर सके। इस बीच रेक्टर मरने वाले लोगों की धार्मिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद करने में
फंस कर रह जाता है। बीच में कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे कि कब्र की खुदाई का काम करने वाला अधिक काम करने के कारण हार्ट अटैक से मर जाता है। अन्ना जो है फ्रिथ, वो किसी एक दूसरे व्यक्ति से कहती है कि वो कब्र की खुदाई का काम कर ले, पर वो मरे हुए लोगों की संपत्ति चुराने का काम करना ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि उसके लिहाज से कब्र की खुदाई का काम एक बहुत ही मुश्किल और कठिन काम, मतलब मेहनत का काम है। लेकिन वह चोरी करते समय एक दिन पकड़ा जाता है। गांव की पंचायत उसे सजा सुनाती है कि या तो वह उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाए या फिर उसे उसकी बीवी, जिसका नाम आफरा है, बचा ले, पर उसे कोई नहीं बचाता। आफरा अपनी बेटियों की मौत से पागल हो जाती है और प्लेग को ठीक करने के नाम पर नकली चार्म बेचने के लिए पकड़ी जाती है। वो ऐसा डिसीज एनिस गॉडिये के भूत के नाम पर करती है। वो कहती है कि ये भूत है, उसने उससे कहा है कि ये नकली चार्म, मतलब चार्म जो कोई खरीदेगा, जो अपने पास रखेगा, उसे प्लेग नहीं होगा। गांव वाले उसे एक पुराने कुएं में डाल देते हैं। वो कुआं अब पुराना हो चुका है, जिसमें अब पानी नहीं, कूड़ा करकट और मैन्योर फेंकने का काम होता है। गांव वाले जब उसे पकड़कर डुबाने की कोशिश करते हैं तो वो गिड़गिड़ाती है और उसे रात भर के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है। सुबह उसे निकाला जाता है तो जो रेक्टर है, मेम्पेलियन, उसकी सजा को प्लेग खत्म होने तक के लिए टाल देता है। प्लेग धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मॉम्पेलियन गांव वालों के लिए थैंक गिविंग का आयोजन करता है। तभी पागल आफरा आती है और अपना गला काटने से पहले रेक्टर की पत्नी एलिनोर की गर्दन काट देती है। इससे मेम्पेलियन पूरी तरह से शोक में डूब जाता है और भगवान पर से उसका भरोसा उठ जाता है। उसकी अनुपस्थिति में गांव में अव्यवस्था फैल जाती है। अन्ना तमाम ऑड्स के बावजूद जीना चाहती है। वो मॉम्पेलियन की सेवा करती है। धीरे धीरे उनके बीच में प्यार हो जाता है, पर जब मॉम्पेलियन अपनी जिंदगी के एक डार्क पहलू को उसके सामने खोलता है और बताता है कि एलिनोर ने अपनी जवानी में एक पाप किया था, इसीलिए उसने उसके साथ कभी सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखा था। अन्ना को यह बात बहुत बुरी लगती है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। अन्ना एलिजाबेथ ब्रेडफोर्ड की मां के अवैध संतान को डिलीवर कराती है, पर जब उसका पति कर्नल उस बच्चे को स्वीकार करने से मना कर देता है तो अन्ना उस बच्चे को एडॉप्ट कर लेती है और गांव को हमेशा के लिए छोड़ देती है। वो बच्चे के साथ ओरान चली जाती है, ओरान शहर, जहां वो एक मुस्लिम डॉक्टर के यहाँ काम करने लगती है। वो डॉक्टर बाद में उससे शादी कर लेता है ताकि लोग उसके बारे में कोई अफवाह ना फैलाएं और वो अन्ना आसानी से आगे की पढ़ाई कर सके, फ्रीली, और काम कर सके। नॉवेल के अंत में यह दिखाया गया है कि अन्ना अपने दोनों बच्चों, जो कि लड़कियां होती हैं, को लेकर शहर चली जाती है। वो दोनों बच्चियां कौन है? एक जो ब्रैडफोर्ड की बच्ची थी और दूसरी जो माइकल मॉम्पेलियन से पैदा हुई थी। दूसरा नावल है वाइल्डन गर्ल्स। इसे रोरी पावर ने लिखा है, जो कि बॉस्टन में के रहने वाले हैं। उन्होंने ईस्ट एंजिलिया से एमए किया हुआ है और
वो आजकल मैसाचुसेट्स में रहते हैं। ये उपन्यास 2019 में छपा था। ये तीन बेस्ट दोस्तों की कहानी है। तीन दोस्त जो लड़कियां हैं उनकी कहानी है। ये तीनों दोस्त एक आइलैंड में बने स्कूल के बोर्डिंग स्कूल के हॉस्टल में रहती हैं। बोर्डिंग स्कूल का नाम है रेक्सटर स्कूल फॉर गर्ल्स, यहाँ सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं। वहां एक टॉक्सिक बीमारी, एक विचित्र तरह की बीमारी से फैल जाती है, जिससे कि सबको उस हॉस्टल में क्वारंटीन कर दिया जाता है। और इस तरह से करते करते 18 महीने बीत जाते हैं। दोस्तों की लाइफ नर्क बन जाती है। और वो देखती हैं कि पहले टीचर्स मरती हैं एक एक करके, फिर स्टाफ, और अब धीरे धीरे स्टूडेंट्स भी उस टॉक्सिक बीमारी के चपेट में आने लगी हैं। इस टॉक्सिक बीमारी से लोगों की बॉडी में विचित्र तरह का परिवर्तन हो जाता है और वे फॉरेन एलिमेंट्स जैसे लगने लगते हैं। लड़कियों को एक बंद हॉस्टल में रहना पड़ता है, जहां के फेंस के बाहर भी उन्हें जाने की इजाजत नहीं होती है, क्योंकि बाहर के पेड़ और जंगल भी अब खतरनाक हो गए हैं, ऐसा उन्हें बताया जाता है। वे अपने हॉस्टल के कमरे में बंद होकर इलाज का इंतजार कर रही हैं, पर धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। बीमारी से किसी का हाथ खराब हो जाता है, तो किसी की आंखें चली जाती हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, किसी का चेहरा विकृत हो जाता है। तभी हेट्टी की दोस्त जो होती है अचानक गायब हो जाती है। उसका नाम ब्याट है। हेट्टी उसे हर कीमत पर खोजने का फैसला करती है, क्वारंटाइन तोड़ने से लेकर फेंस के बाहर के हॉरर का डर कर मुकाबला करने तक। जब ये सब करती है तो उसे कुछ ऐसी सच्चाइयों का पता लगता है जो कि उस स्कूल से जुड़ी हुई, उस रेक्सटर से जुड़ी हुई है, और जिनकी सच्चाई को वो कभी नहीं जान पाती यदि वो हिम्मत करके हॉस्टल से बाहर नहीं निकलती। उसे पता चलता है कि हॉस्टल के बाहर के कुछ लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, पर हॉस्टल और स्कूल के लोगों ने उन्हें उनसे काट दिया है, मतलब उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, उनको इजाजत दे दी जाती है कि वे आके उनकी मदद करें। ये एक पार्ट सर्वाइवल थ्रिलर है और ये पार्ट पोस्ट एपोकैलिप्टिक रोमांस से भरपूर है। पैन इकोक्रिटिक फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो जैसा ये नावल है। तीसरा नावल है, जो तीसरा उपन्यास है, उसका नाम है व्हाइट प्लेग। इसे फ्रैंक हर्बर्ट ने लिखा है। ये एक अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते हैं, पत्रकारिता भी करते हैं। उनका ये नावल 1982 में प्रकाशित हुआ था, और जैसा मैंने बताया कि ये एक साइंस फिक्शन राइटर का साइंस फिक्शनल नावल है। उसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि एक आयरिश रिपब्लिक आर्मी, जो टेररिस्ट जिसे कहा जाता है, के बॉम्ब अटैक में एक साइंटिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जॉन रो ओनील की वाइफ और बच्चे मर जाते हैं। और ये मई 20, 1996 की घटना होती है। इससे जो माइक्रो बायोलॉजिस्ट है, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, वो लगभग अर्धविक्षिप्त होने के बाद हो जाता है, और उसके बाद उसका दिमाग कई पर्सनालिटीज में बढ़ जाता है, कई फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों को मारने वालों के लिए प्लान बनाता है, और
तरह तरह के प्लान बनाता है। वो एक जेंडर साइडल बदला लेने के लिए एक प्लेग वायरस बनाता है। जेंडर साइडल बदला लेने का मतलब कि एक खास जेंडर के लोगों को ही वो नुकसान उससे पहुंचे, वो वायरस उसके लिए बनाता है और उसे इस तरह से डिजाइन करता है कि इससे सिर्फ औरतें मरे, लेकिन इसके लिए पुरुष कैरियर बने। वह उन वायरस को आयरलैंड में टेररिस्ट की मदद के लिए छोड़ देता है, इंग्लैंड में आयरिश टेररिस्ट को कुचलने के लिए छोड़ता है, और लीबिया में जिसके बारे में कहा जाता है कि वे टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वहां मतलब वर्ल्ड के मतलब वहां भी वो उसे छोड़ देता है। यही नहीं, वो वर्ल्ड के हर गवर्नमेंट को सलाह देता है कि वो इन देशों के नागरिकों को इनके मतलब देश भेज दिया जाए और उन देशों को क्वारंटीन कर दिया जाए ताकि उसका बनाया प्लेग वहां पूरी तरह से तबाही मचा सके। वहां के लोग यह महसूस कर सकें कि जो दर्द और नुकसान उसने उठाया है वे भी वही झेलें और उठाएं, और अगर वे ऐसा नहीं झेलते और करते हैं तो उसके पास और प्लेग वायरस है जिनको वो कभी भी रिलीज कर सकता है। प्लेग वायरस को रिलीज करने के बाद वो आयरलैंड जाता है और वहां नौकरी मांगता है एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के तौर पर। उसका प्लान था कि वो छुप छुप कर तो वहां पर अगर आयरलैंड में कोई वैक्सीन बनाई जा रही है तो वो उनके काम के प्रोग्रेस को धीरे धीरे नष्ट कर देगा। वहां जाने पर इन्वेस्टिगेटरी एजेंसी को उसके ऊपर शक हो जाता है कि वह ओनील ही है और महामारी के लिए जिम्मेदार है। इसलिए जब वो अपने जॉब वाली लैब की तरफ जाता है तो उसके साथ एक पादरी और अपनी मां की मृत्यु के पश्चात आघात के कारण चुप्पी साध गए बच्चे को भी भेज दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि IRA बॉम्बर जो होते हैं जिसकी वजह से ओनील की पत्नी और बच्चे मरे थे, उसको वो कंफर्म हो जाए कि ये ओनील ही है, वो इसे सुनिश्चित करना चाहता है। वो पादरी को इसलिए भेजता है कि शायद ओनील वहां पर पादरी के सामने कन्फेस करे, और बच्चे को देख करके, बच्चे को इसलिए भेजा जाता है कि बच्चे के दुख दर्द उसकी स्थिति को देखकर शायद उसे दया आ जाए और वो अपनी सच्चाई उगल दे। तभी लॉ एंड ऑर्डर वहां मतलब इंग्लैंड और आयरलैंड में काफी खराब हो जाता है। ओल्ड आयरिश वेज वापस आने लगता है, यानी कि पुरानी सभ्यता संस्कृति वापस आने लगती है। लोकल IRA ठग्स जो होते हैं वो अपने आप को किंग्स ऑफ ओल्ड घोषित कर देते हैं। किंग ऑफ ओल्ड का मतलब कि आयरन एज के नियम कानून को चलाने वाले, नियम कानून से समाज को चलाने वाले किंग्स के रूप में अपने आप को घोषित कर देते हैं। हालांकि IRA का आयरलैंड पर कंट्रोल था, लेकिन जब दुनिया की सरकारों को यह पता चलता है कि ओनील वहां कैद में है तो वे उसे छुड़ाने के लिए आयरलैंड और लीबिया को वाइप आउट करने का फैसला करते हैं। हालांकि इस उपन्यास का पूरा ड्रामा मेंटल, पॉलिटिकल और कम्युनल है, पर जो इसकी स्टोरी है वो ओनील के जो साथ साथ जो बढ़ती है उसमें ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से सरकारें जो होती हैं वो प्लेग से निपटने का काम करती हैं, किस तरह से पूरे समाज में पैनिक फैल जाता है आग की तरह, और किस तरह से वो सबकी आहुति ले लेता है, किस तरह नॉर्थ अमेरिका को वाइप आउट कर दिया जाता है, बोस्टन को जला दिया जाता है, रोम के ऊपर बॉम्ब अटैक होता है, एटॉमिक बॉम्ब अटैक होता है जिससे कि उसे नष्ट करने की कोशिश की जाती है। US जो है वो कोबाल्ट की राख, कोबाल्ट का डस्ट जो है वो अफ्रीकन कंट्री पर छोड़ देता है
ताकि उन्हें आइसोलेट किया जा सके, और बहुत सारे जैसे सोशल इकोनॉमिकल इम्पैक्ट किस तरह से महामारियों का पड़ता है, ये भी इसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। जो चौथा नावल है उसका नाम है ट्विलाइट इन दिल्ली, और इसे एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तानी लेखक अहमद अली ने लिखा है। ये 1940 में लिखा गया था, तब हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। ये भारतीय मूल के पाकिस्तानी कवि, कहानीकार और उपन्यासकार द्वारा रचा गया है। अहमद अली जो हैं वो ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट के फाउंडर्स भी रहे हैं। ये उपन्यास ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रभावों के चलते भारत के बदलते सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक माहौल का चित्रण करता है। यह उपन्यास 1911 से 1919 तक के दिल्ली के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य का जीवंत चित्रण करता है। ओल्ड दिल्ली, मुस्लिम इनहेबिटेंट्स का जो काल होता है उसका जिक्र करता है। ये भी बताता है कि किस तरह से लोग जो होते हैं वो एलिनेट होते हैं, जेंडर और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स किस तरह से बढ़ने लगता है, लोग किस तरह से नॉस्टैल्जिया के यानी पागलपन के शिकार हो जाते हैं, और किस तरह से मुगल एम्परर का डाउनफॉल होता है, एंड द इफेक्ट ऑफ कोलोनाइज्म एंड इम्पेरियलिज्म इंडियन मुस्लिम और भारत पर किस तरह से उसका असर होता है, और वहाँ पर जो मेन कैरेक्टर्स जो है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह से है, बाय कंट्रास्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्विलाइट एट इवनिंग portrait not only the overall downfall and destruction of Nihal's family but also the Mughal empire altogether. यह उपन्यास एक व्यक्ति मीर निहाल की जिंदगी का बखान करता है। इसमें बहुत शानदार तरीके से सिंबॉलिक मतलब प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत सशक्त हैं, जैसे कि पाम ट्री, मेहंदी के पौधे, कुत्ते, बिल्ली और कबूतर। ये सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर एंड कैरेक्टर्स को भी ही नहीं दिखाता है, बट ये भी दिखाता है कि मुस्लिम समाज किस तरह से उसकी जिंदगी किस तरह से है। ये नावल शुरुआत होती है एक जैसे चढ़ते हुए सूरज की तरह, एक सूर्योदय की तरह, और किस तरह से मीर निहाल की का परिवार जो है किस तरह से खुशहाल है और किस तरह से उनकी जिंदगी अच्छे तरीके से चल रही है, लेकिन धीरे धीरे करते हुए जिस तरह से दिन के अंत में शाम को जब सूरज डूबने लगता है तो अंधेरा छाने लगा, उसी तरह से किस तरह से मीर निहाल का परिवार जो है वो उनके आपस में किस तरह से कंट्राडिक्शंस पैदा होते हैं, और किस तरह से उनकी जिंदगी तबाह होने लगती है, और किस तरह से वो परिवार जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, तिनके की तरह बिखर जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मुगल एम्परर में धीरे धीरे करके खत्म हो गया था। इस उपन्यास में इन्फ्लुएंजा की महामारी के चपेट में आई दिल्ली का भी भयावह चित्रण है। अहमद अली लिखते हैं कि दिल्ली मुर्दों का शहर बन गई थी। एक वक्त ऐसा भी आया था कि कब्र खोदने वालों की भी कमी पड़ने लगी थी, जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ने लगे थे, अफरा तफरी मच गई थी, और इन्फ्लुएंजा के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कोई कारगर उपाय जल्दी नहीं किया जा रहा था। ये उपन्यास महामारी से मनुष्य के संघर्ष का दस्तावेज भी है। पांचवी किताब जो है वो एक नॉन फिक्शनल किताब है जिसका नाम है पैंडेमिक्स,
very short introduction by Christian W. मैकमिलन। ये जो मैकमिलन है वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं एट यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, जहाँ पर ये पढ़ाते हैं कि उस तरह के विषय पढ़ाते हैं जैसे अमेरिकन इंडियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस के बारे में। ये किताब 2016 में छपी थी। जैसे मैंने बताया कि एक नॉन फिक्शनल बुक है। 2014 में इबोला एपिडेमिक ने ये दिखा दिया कि महामारियों की पावर कितनी होती है। वे न सिर्फ लोकल स्तर पर जिंदगियों को लील लेती हैं बल्कि पूरी दुनिया को आतंकित भी करती हैं। मैकमिलन ने इस किताब में न सिर्फ इतिहास की तमाम पैंडेमिक्स के बारे में बताया है बल्कि यह भी बताया है कि महामारियों ने किस प्रकार से इतिहास को प्रभावित किया है और हमारे सामाजिक व्यवहार ने इन महामारियों को भी किस तरह से प्रभावित किया है। ये किताब एक तरफ तो बहुत साफ भाषा में, सरल भाषा में महामारियों का चिकित्सीय तरीके से व्याख्यायित करती है, महामारियों का वर्णन करती है, वहीं दूसरी तरफ संस्कृति और राजनीति के लिए व्यापक अंतर्दृष्टि भी देती है। इस किताब में संक्षेप में ही सही इतिहास की प्रमुख महामारियों का वर्णन किया गया है, जैसे प्लेग है, टीबी है, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, स्वाइन फ्लू, इबोला, HIV, एड्स। और ये भी बताया गया है कि हर बीमारी के बायोलॉजिकल कैरेक्टर ने आगे चलकर महामारी का किस तरह से भयानक रूप ले लिया है। मैकमिलन इस किताब में महामारियों को लेकर सरकारों के कदमों जैसे क्वारंटीन, आइसोलेशन, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन और अन्य प्रकार के सोशल कंट्रोल्स की चीड़फाड़ भी करते हैं और पब्लिक हेल्थ को और विकसित करने, रिसर्च करने की ज़रूरतों पर ध्यान देने और मनुष्य के पूरे समग्र विकास जिसमें कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य को शामिल किया जाए और उसे जनसुलभ बनाया जाए, इसके बारे में भी वो बात करते हैं। यही नहीं, उन्होंने यह भी साफ साफ बताया है कि दुनिया भर की सरकारों को पुरानी महामारियों से सबक लेते हुए हमेशा नई महामारियों के आसन्न खतरों के प्रति सजग और चौकस भी रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है और आगे आने वाले दिनों में मतलब अगले एपिसोड को मैं कुछ और महामारियों के ऊपर आधारित उपन्यासों का मैं जिक्र करूंगा। उपन्यास ही नहीं, मैं अन्य किताबों का जो कि इतिहास के होंगे, साइंस के होंगे, उनका भी मैं जिक्र करूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ध्यान से सुना और नमस्कार।